साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लव एंड संगम पीरियड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर देख रहे हैं घटना चक्र का एमसीक्यू वाला पार्ट, एशियन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आज हमारा टॉपिक है साउथ इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चोला के बारे में, चालुक्य, पल्लव और संगम पीरियड के जो भी एमसीक्यूज अब तक आ चुके हैं या जिनको जो आगे आने वाले एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को अच्छे से विजिट करके जाएँ और देखिए कि यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ही वो बेनिफिशियल लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक भी करें और दूसरे के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, साउथ इंडिया। ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द चोला एम्पायर इन द 9th century AD। तो पूछा गया है कि जो चोला एम्पायर है, सभी ने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, और चोला एम्पायर के फाउंडेशन का नाम, मतलब जो फाउंडर है उनका नाम यहाँ पर पूछा है 9th century AD में, तो वो है विजयालय। तो जो चोला डायनेस्टी के फाउंडर है वो है विजयालय। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ अर्ली चोला ऑफ संगम लिटरेचर, द इंट्रिग्नम बिटवीन द फॉल ऑफ संगम चोला एंड द राइज ऑफ द मेडिवल चोला अंडर विजयालय इन द 9th century। ठीक है, तो 850 AD की बात है, जिसे आप कंसिडर कर सकते हो 9th century। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following temple complexes has a massive statue of Nandi considered to be the biggest in India। इसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर जो स्टैचू है नंदी का जिसे सबसे बड़ा माना गया है भारत के अंदर, तो यहाँ पर इनमें से कौन से टेम्पल में है वो। तो पहला है बृहदेश्वर टेम्पल, सेकंड है लिंगराज, थर्ड है कंदारिया महादेव टेम्पल। वैसे देखिए बहुत सारे टेम्पल इसमें ऐसे हैं ऑप्शन में जो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो आप इसी से पहचान जाएंगे। और ये डी है लिपाक्षी टेम्पल। तो इसमें से एक ही टेम्पल ऐसा है, जब तक हमने जो प्रीवियस जो हमारे एमसीक्यूज वाला जो लेक्चर था उसमें हमने नहीं पढ़ा था, तो वो था बृहदेश्वर टेम्पल, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चोला के टाइम पे बनाया हुआ था, द्रविडियन स्टाइल में बनाया हुआ था, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ राजा राजा फर्स्ट। पूछा जा सकता है कि किस रूलर के टाइम पे बना था, तो ये था चोल राज्य के अंदर, जब राजा फर्स्ट का टाइम था, तो उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। इसे बिगेस्ट और टॉलेस्ट टेम्पल माना जाता है भारत का। ठीक है, और यहाँ पर 2 आइडल्स हैं जिन्हें द्वारपाल अराउंड द मेन श्राइन, जो मेन श्राइन है उसके आसपास 2 बड़े बड़े आइडल्स हैं जिन्हें द्वारपाल कहा गया है। और नंदी की यहाँ पर जो स्टैचू बनाई हुई है वो सिंगल रॉक से बनाई हुई है। ठीक है, और सबसे टॉलेस्ट नंदी आइडल है ये पूरे के पूरे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3, बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला एम्परर। अभी भी ऊपर पढ़कर आया है राज फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन विच रीजन द चोला एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड। किसकी मतलब ये पूछा गया है कि किस एरिया में जो चोला एम्पायर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन, है ना। तो जो कोरोमंडल कोस्ट वाला पूरा एरिया है वो, और साथ में कुछ पार्ट आपका डेक्कन वाला है, जिसमें आपका जो चोला एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसे एक्सपेंड किया गया है। द टेरिटरी ऑफ द चोला डायनेस्टी स्ट्रेच फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नेमली द बैंक ऑफ तुंगभद्र रिवर। रिवर भी पूछी जा सकती है, तो तुंगभद्र रिवर से लेके कृष्णा रिवर तक का जो पार्ट है वो चोल डायनेस्टी के अंदर आता था। द बॉर्डर लाइन्स ऑफ चोलास इंक्लूडिंग कोरोमंडल कोस्ट एंड सम एरियाज ऑफ डेक्कन लाइक उरियूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर। तो ये सारे ही एरिया वो हैं जहाँ पर चोला डायनेस्टी अच्छे से पूरी तरह से मतलब वो एक्सपेंड हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक ना एक देखने के लिए मिलता है, कभी चोला की पूछ लेता है, कभी पल्लव की पूछ लेता है, कभी पांडव की कैपिटल पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो चोलास की कैपिटल पूछी है, तो चोलास की कैपिटल कहाँ पर है, तंजौर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तंजौर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज तंजौर। अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर गंगाईकोंडा चोलापुरम ऑल्सो बिकम द कैपिटल ऑफ चोलास। ठीक है, तो ये बाद में कैपिटल बनेगी, लेकिन जो ज़्यादा फेमस रही है वो जो आपको ज़्यादातर ऑप्शन में मिलेगी वो तंजौर मिलेगी। द कैपिटल ऑफ चोलास वॉज उरियूर, है ना, और संगम मेरा के टाइम पे इनकी जो कैपिटल है वो उरियूर भी रही है। तो तीनों ही नाम ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा फीचर है जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब का स्पेशल फीचर है। तो डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू मंडलम, इन्होंने जो इनकी एम्पायर थी उनको मंडलम में डिवाइड किया हुआ था। दूसरा है ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है फुल पावर्स टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और डी ऑप्शन है चीप एंड प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मेथड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है जो इनको यूनिक बनाता था बाकी सबसे, तो वो था ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज administration. A special feature of the Chola dynasty was the autonomy of the village administration, which was specialty of them. The Chola village administration was very systematic and well developed, है ना। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ नाम के नहीं इनके लिए विलेज था, बल्कि विलेजेस को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे, ये वेल डेवलप्ड था, सिस्टमैटिकली उसको हैंडल कर रहे थे। इनफैक्ट द ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन was implemented in the village only during the Chola era.
क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मैं कहना चाहूँगी, अभी आपको इतने क्वेश्चन पढ़ के 5-6 क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया होगा कि आपको सही से चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करके देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप लाइक करोगे ना वीडियो को तो आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेडिवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कौन सा मेडिवल इंडियन एम्पायर फेमस था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इलाबोरेट करने के लिए। तो ये भी वही है, चोला के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ें चोला के साथ ही जाएंगे, लेकिन याद रखना है फिर भी अगर क्वेश्चन जब मिक्स होकर आएंगे तो वहाँ पर ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि चोला चोला आ रहे हैं फिर उसके बाद चालुक्यास आ रहे हैं, वहाँ पर तो मिक्स करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अभी देखा ना, जो ऑटोनॉमी थी जो विलेज की, वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज की हुई थी, है ना, पावर्स दी हुई थी उनको। तो यहाँ फिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी कहाँ होती है, तो वो भी विलेजेस में ही तो होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, द चोला एरा वॉज फेमस फॉर। जो चोला एरा था वो किस लिए फेमस था? रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए फेमस था, विलेज असेंबली के लिए था, वॉरफेयर विद राष्ट्रकूट, ट्रेड फ्रॉम श्रीलंका। तो वो फेमस था अपनी विलेज असेंबलीज के लिए, तो अपने विलेजेस के लिए बहुत फेमस रहा है चोला जो टाइम रहा है। द चोला एज वॉज मोस्ट फेमस फॉर, फिर से वही है तो विलेज असेंबली, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, विच साउदर्न इंडिया स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से चोला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चोला। क्वेश्चन नंबर 11, डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से वही रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए तो फिर से वही गांव वाली बात आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए चोलास। Question number 12. A lots of detail regarding the village administration under the Cholas is provided by the inscription and। अब चोला बहुत अच्छे थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारी बातें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिलती कहाँ से है, कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो मैं बताता है, तो वो है उत्तर मेरूर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर मेरूर। इससे आपको एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि क्या उनका पूरा वर्किंग सिस्टम था, किस तरह से ग्राम सभा काम करती थी चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वो आपको पता चलता है उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शन है। विच स्टेट दैट एवरी विलेज हैड इट्स ओन कमेटी, है ना, कि वो बताता है कि हर गाँव की अपनी खुद की कमेटी होती थी जिसे बोलते थे सभा, और वो यूजुअली इंडिपेंडेंट होती थी सेंट्रल कमांड से, और इंडिपेंडेंटली वो एडमिनिस्ट्रेट करती थी पूरे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। चोला किंग के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन, तो गार्डन का जो काम था मतलब उसको कौन देखता था, तो वो था थोट्टावरियम, क्या नाम था, थोट्टावरियम, ठीक है। अब वर्किंग कमेटी वॉज सुपरवाइज्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द चोला एरा विलेजेस वॉज नॉन एज द वरियम, ठीक है। तो जो वर्किंग कमेटी थी वो सुपरवाइज करती थी पूरे चोला एरा विलेजेस को, उन्हें बोलते थे वरियम। और थोटा वरियम कौन होता था, जो हॉर्टी कल्चर बोर्ड को संभालता था, ठीक है ना, उसको लुक आफ्टर करता था। वाइल समात वसारा वरियम वॉज एनुअल कमेटी, है ना, और ये क्या थी, ये एक एनुअल कमेटी थी। एरीवरियम वो इंचार्ज होता था किसका, टैंक्स का, लेक का, वाटर सप्लाई का, मतलब जहाँ पर वाटर सप्लाई की बात हो रही है और उससे जुड़ा हुआ कोई टैंक है, पॉन्ड है, तो वहाँ पर एरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरी आ जाएगा। पेनवरियम जो गोल्ड और फाइनेंशियल वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे डील करता था, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वरियम कौन होते थे, जो गांव की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको सुपरवाइज करते थे। बात करें पेनवरियम की, जो ये पेनवरियम है इसकी बात करें तो ये लोग होते हैं भाई पेन से काम कौन करेंगे, जो बड़ा खाता वाता लिखते होंगे, अकाउंट्स वगैरह मैनेज करते होंगे, उन्हीं का ज़्यादा पेपर वाला काम होता है, पेन पेपर वाला काम, तो इसलिए पेनवरियम जो गोल्ड और फाइनेंस कमेटी में को लुक आफ्टर करते थे। एरी मतलब जो पानी, ठीक है ना, कि जो पानी को संभालते थे, तो वो एरी, ठीक है। और थोटा वरियम, थोटा जो सबसे खोटा, उसी को लगा दिया किसमें, कि भाई ठीक है तुम खेती बाड़ी करो, सब्जी वगैरह उगाओ, है ना। तो खेती बाड़ी करने वाले, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि वो कामकाजी नहीं होते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए बोला है मैंने और कुछ नहीं। और समवत्सा वरियम वो एनुअल कमेटी को संभालते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चोला डिफीटेड पांड्यास एंड चेरा रूला एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवियल टाइम। तो ये बिल्कुल सही है, चोला ने डिफीट कर दिया था पांड्यास को भी और चेरास रूलर्स को भी यहाँ पर डिफीट कर दिया था और खुद को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था अर्ली मेडिवल टाइम्स में ही। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, चोला सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर। जो शैलेंद्र एम्पायर है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कहाँ पर थी, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में थी। तो चोला ने एक एक्सपेडिशन भेजा था किसके खिलाफ, शैलेंद्र एम्पायर के खिलाफ, जो साउथ ईस्ट एशिया में थी, और उनका कुछ पार्ट को यहाँ पर कंक्वायर भी कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। जो चोला थे, इनकी नेवी थी ना जो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चोला डायनेस्टी वो स्टैब्लिश बाय, पूछा जा सकता है कि चोला डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया था, तो चोला डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था जो रूलर थे परांतक फर्स्ट, ठीक है ना, परांतक फर्स्ट ने किया था साउदर्न इंडिया में। इन्होंने डिफीट किया था मदुराई किंग को, और मदुराई किंग को डिफीट करने के बाद इन्होंने खुद को टाइटल दिया था मदुराई कॉन्ट।
According to Tanjavur inscription, Rajaraja first defeated Chera's naval army in Kandalore, and then Rajaraja first and his son Rajendra first sent an expedition against Shailendra Empire of Southeast Asia and conquered some of the area they were facing difficulty in trade with China. क्या मतलब ठीक है, आप हमें चाइना के साथ ट्रेड नहीं करने देते, तो जो भी जिस भी एरिया में दिक्कत कर रहे हैं शैलेंद्र डायनेस्टी वाले, उनको हम कॉन्क्वायर ही कर लेते हैं. Question number 15. Bronze icons of Nataraj cast during the Chola period invariably show the deity with. देखिए तो यहाँ पर जी हाँ 4 हैंड्स, ठीक है ना. तो जो नटराज है उसमें जो पता है ना आपको, ज़्यादा लोगों ने देखी भी होगी, वहाँ पर उनके 4 हैंड्स होते हैं. तो चोला आर्टिस्ट थे, स्थापति, आर्टिस्ट को क्या बोलते थे, स्थापति बोलते थे. इन्होंने ही इसको कार्व किया था. एंड दे फ्रेम न्यूमरस पोर्ट्रेट्स ऑफ स्टोन एंड मेटल्स. तो ये सारे काम होते थे, ठीक है ना. एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर वर प्रिपेयर्ड वास्टली देन स्टोन कल्चर. तो ब्रॉन्ज की बहुत सारी वहाँ पर जो स्कल्पचर वगैरह वो बनाए जाते थे, जिसमें जो सबसे एलिगेंट था वो था नटराज, जो शिवा को डेडिकेटेड था. They are included in best sculpture of the world, and these idols are four-handed. Question number 16. Which one of the following is considered to be the world's greatest iconographical creation made by the Sthapatis of South India, particularly during the चोला पीरियड? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा एक बहुत ही अलग क्रिएशन मानी गई है, ना भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसको माना गया है, तो वो कौन सा है? अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, तो वो है नटराज, ठीक है ना. जो नटराज की मूर्ति है वो, ठीक है, नटराज की मूर्ति. क्वेश्चन नंबर 17. मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोलाज एज वर. तो जो बहुत फेमस है वो पूछा गया है, तो फिर से वही, ठीक है. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ. तो यहाँ पर जो बताया गया है तो वो कौन सा है? चोला आर्ट, ठीक है ना. तो वही उसी के टाइम पे ये आइडल बनाया गया था, तो वही फेमस होंगे. क्वेश्चन नंबर 17. द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म. तो जो दक्षिण मूर्ति आइडल हमें शिवा की मिली है वो मतलब किस फॉर्म में मिली है? तो वो मिली है हमें टीचर के फॉर्म में, ठीक है ना. दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा. द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम एज अ मेंटोर, है ना. तो दक्षिण मूर्ति है वो डिपिक्ट करती है उनको एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह. एंड शिवा इज कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म एज प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हिज डिवोटी. ऐसा लगता है कि जो अपने डिवोटीज को यहाँ पर क्या कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो. एंड दक्षिण मूर्ति आइडल इज इंस्टॉल फेसिंग साउथ डायरेक्शन. उसको इंस्टॉल इस तरह से किया गया है कि उनका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है. क्वेश्चन नंबर 20. इन हुज टेन्योर 72 ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना. किसके टाइम पे चाइना गए थे 72 ट्रेडर्स? तो किनके टाइम पे गए थे? तो ये गए थे कुलतोंग फर्स्ट, ठीक है ना. कुलतोंगा फर्स्ट के टाइम पे गए थे. चोला सेंड गुडविल मिशन ऑफ 72 ट्रेडर्स टू चाइना इन अ रेन ऑफ चोला किंग कुलतोंग फर्स्ट इन 177. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर. तो कौन सा साउथ इंडियन स्टेट था जो फेमस रहा है अपनी नेवल पावर के लिए? तो यहाँ पर देखिए वैसे तो चोला भी फेमस था, है ना. चोला तो बहुत ज़्यादा फेमस था. Chola king maintained massive consolidated troops with a proficient naval power wings. The Chola navy played a vital role in the expansion of Chola empire, including the conquest of Sri Lanka island and Nevid island, Sri Vijay Sinhala और Maldives. ठीक है. Question number 22. Which among the following dynasties king declared their successor in own tenure? तो उसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे किंग थे जिन्होंने अपने सक्सेसर को अपने खुद के टेन्योर में बता दिया था कि भाई हमारा होने वाला जो अगला सक्सेसर है वो ये होगा. तो यहाँ देखिए ये पता नहीं यहाँ पर इन्होंने मार्क क्यों लगा रखा है. जनरली चोला एम्पर यूज टू इलेक्ट देयर युवराज ड्यूरिंग हिज टेन्योर हु बिकम देयर हायर एम्पायर आफ्टर दैम. तो उसमें बताया गया है नीचे जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है कि जो चोला थे वो ऐसा काम करते थे कि अपने युवराज को पहले ही घोषित कर दिया करते थे, बट इन अदर एम्पर ऑल्सो. लेकिन ये काम सिर्फ चोला में नहीं बल्कि दूसरे एम्परर्स भी करते थे. तो इसलिए अगर हम यहाँ पर किसी एक ऑप्शन के साथ जाएंगे तो वो सही नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 23. हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक. कौन से चोला रूलर थे जिन्होंने बे ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया था चोला लेक में? मतलब उस समय बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बोला जाता था. तो वो थे राजेंद्र फर्स्ट. कौन थे? राजेंद्र फर्स्ट. राजेंद्र Chola first was a Chola emperor who considered as one of the greatest ruler and military general of India. तो भैया ग्रेटेस्ट तो होंगे तभी किसी के पास इतनी पावर आ सकती है कि बे ऑफ बंगाल को चोला लेक ही बना दिया. राजेंद्र फर्स्ट annexed the whole of Sri Lanka and defeated Mahipal after it adopted the title of Gangaikonda. महिपाल को हराने के बाद इन्होंने ये टाइटल लिया था गंगाईकोंडा. राजेंद्र फर्स्ट फाउंडेड अ न्यू कैपिटल कॉल गंगाईकोंडा चोलापुरम आफ्टर हिम. चोला नेवी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया एंड दे कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इन चोला लेक. क्योंकि भाई नेवी बहुत तगड़ी थी इनकी, कोई हरा ही नहीं सकता था, तो कुछ भी करो फिर तो. क्वेश्चन नंबर 24. हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम. कौन थे फाउंडर? अभी भी देख कर आए हैं कि हराया किसने था. तो राजेंद्र फर्स्ट ने हराया था, उसी के बाद इन्होंने ये टाइटल लिया था. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 25.
हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट अ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक नोन एज द चोला गंगम, ठीक है ना। तो चोला गंगम जो एक आर्टिफिशियल लेक है उसको बनाने का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है, तो वो भी जाता है किसको, राजेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो आपको इन्हें सही से क्रोनोलॉजिकली इनको अरेंज करना है कि पहले कौन सा, बाद में कौन सा, फिर कौन सा। सबसे पहले आएगा यहाँ पर सप्त पगोड़ा। कौन आएगा, सप्त पगोड़ा, ठीक है, ये आएगा सप्त पगोड़ा। उसके बाद आएगा फिर शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। उसके बाद है बृहदेश्वर टेम्पल और फिर है आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो ये सही से हो जाएगा आपका। अब इसका नीचे एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। The chronological order of the establishment of this temple is Sapt Pagoda, Shore Temple of Mahabalipuram, Brideshwar Temple during the tenure of Rajaraja I and Gangaikonda Cholapuram, the rule of Rajendra I. क्वेश्चन नंबर 27, विच चोला किंग स्टार्टेड नेवल आर्मी। कौन से चोला किंग थे जिन्होंने स्टार्ट की थी नेवल आर्मी को, तो राजा राजा फर्स्ट। कौन थे, राजा राजा फर्स्ट। और बहुत आगे जो बढ़ा के लेके गए वो इन्हीं के बेटे थे, राजेंद्र। The golden era of Chola Empire started the accession of the Rajaraja I to the throne, and Rajaraja I was the first Chola king who created the naval army. Question number 28. Name the Chola king who conquered the northern part of Sri Lanka. कौन से चोला किंग थे जिन्होंने श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको कंक्वायर कर लिया था, तो वो थे राजा राजा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राजा फर्स्ट। राजा राजा फर्स्ट invaded Sri Lanka and destroyed Anuradhapura. Raja Raja first captured only the northern part of Sri Lanka while southern part remained independent. His son Rajendra first captured the southern island, hence whole of Sri Lanka Ceylon defeated Mahendra V. तो बताते हैं नॉर्दर्न साइड था श्रीलंका का, वो तो किसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, राजा राजा फर्स्ट ने। और जो फिर श्रीलंका का साउदर्न पार्ट था वो इनके बेटे जो राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द चोला किंग कॉन्क्वायर्ड सेलोन, है ना। सेलोन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, श्रीलंका को ही बोल रही है। तो किसने कॉन्क्वायर किया था, तो जिसने पहले किया था उसी के नाम के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, राजा राजा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। देखिए पहला है यहाँ पर वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास दैन देयर प्रेडेसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। इसका रीजन बताया है द चोला रूलर अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल्स गिविंग अ हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं से तो होगी, तो इसमें सही बताया हुआ है कि जो चोला रूलर थे ना, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये इसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए बहुत सारे, जो उनके मंदिरों की दीवारें होती थी वहाँ पर भी वो लिखवा के जाते थे सब कुछ अपनी विक्ट्रीज के बारे में। तो इसलिए जो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारी ऑप्शन ए ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हु वॉज द चोला मोनार्क हु गिव कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द सिन्हाल प्रिंस। तो ये है यहाँ पर इसे पूछा गया है कि कौन से चोला मोनार्क है जिन्होंने कंप्लीट फ्रीडम दे दी थी, किसको, श्रीलंका को दे दी थी, और क्या कर लिया था, गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द सिन्हाल प्रिंस, और अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी सिन्हाला प्रिंस से। तो वो कौन थे, कुलुतोंग फर्स्ट। कौन थे, कुलुतोंग फर्स्ट। विजय बाहू द सेलोन किंग प्रोक्लेम इंडिपेंडेंट सिहाना आइलैंड। तो देखिए जो सेलोन किंग थे श्रीलंका के विजय बाहू, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, है ना, सिन्हाला आइलैंड का। और उस टाइम पे किसका टाइम चल रहा था, कुलुतोंग फर्स्ट का। चोला में कुलुतोंग फर्स्ट का टाइम चल रहा था, बट कुलुतोंग डिड नॉट शो एनी इंसिविलिटी एंड मैरिड डॉटर विद द सिन्हाला। यहाँ पर उन्होंने कोई दुश्मनी नहीं दिखाई इस बात की, बल्कि अपनी बेटी की वहाँ पर शादी कर दी कि ठीक है भाई प्रिंस है, सुखी रहेगी मेरी बेटी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। या टर्म्स दी हुई हैं और ये इनके डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पहला है एरीपत्ती, ठीक है ना। तो एरीपत्ती का मतलब यहाँ पर बताया हुआ है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज द सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। मैंने कहा था ना जहाँ भी एरी आ जाए समझ जाना वहाँ पर किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। पानी विलेज टैंक में क्या होगा, पानी ही तो होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो दूसरी जो सही स्टेटमेंट है वो है ये थर्ड वाली, घटिकास। घटिकास का मतलब होता था कॉलेज जनरली अटैच टू द टेम्पल। जो कॉलेजेस थे वो जनरली किससे अटैच होते थे, टेम्पल से अटैच होते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एरीपति और घटिकास। जो कॉलेज अटैच होते थे टेम्पल से उनको बोलते थे घटिकास बोलते थे, ठीक है। तो एरीपति लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेटअप अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। और तेन्यूर होता था अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्ट्रेड एज अ सिंगल यूनिट, है ना। कोई बहुत बड़ा सा गाँव है और उसको पूरी सिंगल यूनिट की तरह उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, उसे बोलते थे तेन्यूर। क्वेश्चन नंबर 33, Which one of the following trade center of Asian India was on the trade route connecting कल्याणा with वेंगी। तो कौन सा फॉलोइंग ट्रेड सेंटर है एशियन इंडिया का, ठीक है, जो यहाँ पर किसको किससे जोड़ता था,
कल्याणा को वेंगी से जोड़ता था, वो था तगारा। क्या था? तगारा। ठीक है, तगारा बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर था जो लोकेट था किसके बीच में? कल्याण और वेंगी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34, हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? अब देखिए धीरे धीरे हम चालुक्य डायनेस्टी की तरफ आ रहे हैं। तो सब पूछा गया है कि चालुक्य डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन था? तो वो था पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन नंबर सी से पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो पुलकेशिन सेकंड वॉज द मोस्ट कैपेबल एंड पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्यास हु रूल्ड ओवर 610 टू 642 एडी। जो एहोल इंस्क्रिप्शन का है उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 35, इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग इज फाउंड इन द कुरुस्पल इंस्क्रिप्शन। तो ये जो कुरुस्पल जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमें पता चलता है सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में? सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में। कुरुस्पल जो इंस्क्रिप्शन है उससे सोमेश्वर फर्स्ट के बारे में। Crucible inscription of Dharna Mahadevi, Queen of Someshwar I, was found near Jagdalpur city in Bastar district of Chhattisgarh. It tells about the victorious region of Someshwar I, who was the king of the Western Chalukya. Question number 36. Which of the following dynasty frequently assigned to ladies high ranking position in administration? तो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने लेडीज को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हाई रैंकिंग पोजीशन पे रखा हुआ था? तो वो थे चालुक्यास। कौन थे? चालुक्यास। तो बोल सकते हैं कि चालुक्यास बहुत चालाक थे ना, वो पहचान गए थे कि भाई औरतें भी कम नहीं है, उन्हें भी रखा जा सकता है अच्छी पोजीशन पर। वुमेन्स वर अपॉइंटेड टू हाई डिजिग्नेशन इन चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन। विजय भत्रिका, द क्वीन ऑफ चंद्र आदित्य, issued 2 copper plates by her name. She was an excellent poetess too. Vijay Aditya granted a village to a scholar Brahman on the recommendation of his younger sister Kumkum Devi, and Vijay Aditya Bhattarika ran the administration efficiently. Question number 37 पे आते हैं। Where was the capital of Chalukyas located? चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो थी वतापी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वतापी। एट प्रेजेंट जो एशियन सिटी है वतापी की विजयपुर डिस्ट्रिक्ट, वो कर्नाटका में किस नाम से जाने थे? बदामी। इट वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य ड्यूरिंग द 6th-7th century एंड पुलकेशिन फर्स्ट वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वतापी चालुक्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बिलोंग करता है यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के साथ? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। ठीक है ना, नंदेसिस और द मनीग्रामा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी और डी सही हो जाएगा। जो श्रेणी थी एशियन इंडिया में अगर बात करें तो वो एसोसिएशन होती थी किसकी? ट्रेडर्स और मर्चेंट और आर्टिशन की। मतलब बहुत सारे मर्चेंट्स हैं या बहुत सारे ट्रेडर्स हैं तो उनके पूरे एसोसिएशन को क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे एशियन टाइम में। नगरम क्या है? ये टाउन है जहाँ पर मर्चेंट्स है ना बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते थे। नंदीज और मनीग्रामा वर द गिल्ड ऑफ ट्रेडर, है ना, ये पूरे के पूरे उनके कारवा होते थे नंदीज और मनीग्राम। ठीक है, हु ऑर्गेनाइज दैम सेल्व्स इनटू द बिगेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एसोसिएशन, जो अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे जिससे कि मतलब वो एक बड़े एसोसिएशन का पार्ट की तरह वो अपने आप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते थे। किसके टाइम पे? होसाला एम्पायर के टाइम पे। दे डेवलप्ड सिग्निफिकेंट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद मेनी एरियाज इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 39, द नेम ऑफ पोइट कालिदास इज मेंशन इन द। तो देखिए जो कालिदास का नाम है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है यहाँ पर? तो एहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, एहोल इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एहोल इंस्क्रिप्शन इज अ ऑथेंटिक सोर्स टू नो पुलकेशिन सेकंड। तो देखिए जो अगर पुलकेशिन सेकंड के बारे में आपको जानना है तो एहोल इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास। इट इज़ इनग्रेव्ड इन संस्कृत एंड साउदर्न ब्रह्मी लैंग्वेज। संस्कृत में इनग्रेव्ड है और साथ में साउदर्न ब्रह्मी लैंग्वेज, विच वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति। किसने लिखा था इसको? एहोल इंस्क्रिप्शन को तो रवि कीर्ति ने लिखा था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एट द एंड ऑफ द कमेंडेशन द ऑथर क्लेम दैट ही हैड गेन्ड फेम लाइक कालिदास एंड भारवी बाय राइटिंग दिस। दस द नेम ऑफ द पोइट कालिदास इज मेंशन इन द एहोल इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द संस्कृत पोइट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास फाइंड अ मेंशन इन। अभी भी ऊपर पढ़ के आया एहोल इंस्क्रिप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म यवन प्रिय मेंशन इन एशियन संस्कृत टेक्स्ट डोनेटेड। देखिए जो टर्म है यवन प्रिय उसका मतलब पूछा है यहाँ पर, तो वो है पेपर। क्या है? पेपर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंडियन ब्लैक पेपर वॉज अ फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव रोमन कुकरी। ठीक है ना, तो देखिए जो ब्लैक पेपर इंडिया का बहुत फेमस था, बाहर विदेशों में तो बहुत ज़्यादा फेमस था। डेट इज वाई इन संस्कृत इट इज़ कॉल्ड द यवन प्रिय, है ना, इसीलिए देखिए संस्कृत पे इसका नाम भी ऐसी था यवन प्रिय, है ना, द फेवरेट ऑफ ग्रीक्स, क्योंकि ग्रीक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? यमन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली। तो जो हल्बी है पूछा गया है कि वो कौन सी लैंग्वेज फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करती है। तो हल्बी बिलोंग करती है आर्यन से। किससे? आर्यन से। हल्बी एक ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है और मतलब का जो ये टर्म है ऑफ बस्तर छत्तीसगढ़ ट्रांजिशनल बिटवीन उड़िया एंड मराठी। हल्बी इज रिटन इन उड़िया एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 43,
टोलका पीएम टेक्स्ट डील विद, जो टोलका पीएम टेक्स्ट है वो किससे डील करता है, तो वो डील करता है ग्रामर और पोइट्री से, ठीक है ना। टोलका पीएम टेक्स्ट है वो ग्रामर और पोइट्री किसे यहाँ पर डील करता है। टोलका पीएम इज नॉट ओनली द रेसिडुअल टेक्स्ट ऑफ सेकंड संगम एरा बट ऑल्सो द मोस्ट एशियन अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। ऑथर टोलका पियर वॉज वन अमंग द 12 डिसिपल ऑफ सेंट अगस्त्य एंड इज ट्रिटाइज ऑन द ग्रामर एंड पोइट्री इट हैज बीन रिटन इन फॉर्मूला स्टाइल। इन संगम लिटरेचर टोलका पीएम इज अ टेक्स्ट ऑफ, तो अभी हम बात करेंगे तमिल ग्रामर, ठीक है, तमिल ग्रामर। देखिए ग्रामर और पोइट्री दोनों से करता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप ग्रामर के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द ऑथर ऑफ शिल्पादिकरम, ठीक है ना, जो ऑथर है शिल्पादिकरम के वो कौन है, ये बड़ा ही फेमस है, ये तो मतलब आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो शिल्पादिकरम के जो ऑथर है वो है इलांगो, कौन है, इलांगो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। द ऑथर ऑफ तमिल लिटरेचर शिल्पादिकरम वॉज द इलांगो अडिगल, ये ग्रैंड सन थे किसके, चोला किंग करिकल के। द एपिक नरेट द ट्रैजिक एंड द पॉइजेंट स्टोरी ऑफ द कन्नगी एंड हस्बैंड, है ना, तो जो कन्नगी और जिनके हस्बैंड थे कोवलन, उन्हीं की लव स्टोरी है शिल्पादिकरम, जिसे लिखा था इलांगो ने, तमिल लिटरेचर है। क्वेश्चन नंबर 46, जो कलेक्शन है राइटिंग्स का शेविट संत का, उसे कंसिडर किया जाता है फिफ्थ वेद, और पूछा गया है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तिरुमुर्रई। क्या नाम है उसका, तिरुमुर्रई, इसे फिफ्थ वेद माना जाता है। द तिरुमुर्रई इज अ 12 वॉल्यूम कंपेंडियम ऑफ द सॉन्ग और हाइम्स इन अ प्रेज ऑफ शिवा, तो ये शिवा की तारीफ में कहे गए हैं और तमिल लैंग्वेज में है। 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में इनको पूरा का पूरा कंपाइल किया गया है। इट्स कंपाइलेशन ऑफ राइटिंग ऑफ वेरियस पोइट, बहुत सारे पोइट्स ने मिलकर इसको कंपाइल किया है, और थिरुमुर्राई को माना जाता है फिफ्थ वेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 ने बताना है कौन सा क्या है। देखो यहाँ पे पहला है थिरुकुर्रुल, तो थिरुकुर्रुल क्या है, एक फिलॉसफी है, क्या है, फिलॉसफी है। देखो तोलका पीएम तो अभी पढ़कर आए हैं, किसके साथ जाएंगे, ग्रामर के साथ। शिल्पादिकरम भाई एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, तो लव स्टोरी होगी, ठीक है। मनी मेखलई, मनी मेखलई क्या है, एक मर्चेंट स्टोरी है, और थिरुकुरुल ये एक फिलॉसफी है। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ विच एशियंट साइट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड रिगार्डिंग ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम, तो इंडिया एंड रोम के बीच में बहुत अच्छे ट्रेड थे, तो हमें किससे पता चलता है, ये पता चलता है हमें अरिकमेदु, ठीक है, अरिकमेदु से। वहाँ पर जब हमने वहाँ पर खुदाई वगैरह करी है तो वहाँ पे से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ये चीज़ को दर्शाती हैं कि इंडिया रोम के बीच में एक टाइम पे काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अरिकमेदु। अरिकमेदु एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो आपको साउदर्न इंडिया में देखने के लिए मिलेगी, पौंडीचेरी के पास, और an integral was found here which was carved with a picture of man. It was identified as Augustus Caesar and beads and gems were also found. Hence it was concluded that these antiquities belong to the Roman Empire. तो जो भी चीज़ें मिली हैं उससे पता चलता है कि देखिए ये रोमन एम्पायर से लाई गई हैं, क्योंकि वहीं की चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं। और जो दिब्रूल कॉल्ड अरिकमेदु अ ट्रू रोमन सिटी, है ना, तो अरिकमेदु को ट्रू रोमन सिटी भी कहा गया है। इन पेरिप्लस इट वॉज कॉल्ड पडुकू। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज नॉन एज द पुडुकू, अभी भी ऊपर पढ़कर आए हैं। तो पुडुकू टू द ऑथर ऑफ पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी, तो ये देखिए अरिकमेदु को कहा गया था पुडुकू, ठीक है ना, पुडुकू, ऑप्शन नंबर ए। द रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड, तो जो रोमन सेटलमेंट है वो कहाँ पर मिलती है, तो अरिकमेदु, बार बार हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, अरिकमेदु। देखिए यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 50 पूरे जो 50 क्वेश्चन मतलब MCQ हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा पूरा का पूरा जो ये 50 MCQ वाला पार्ट है। बाकी जो बचते हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्दी ही आएगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी जो वीडियोज़ हैं और जो उनके लिंक वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल लगता है, खुद भी देखना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।